गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर रूपम सिंह आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपके यूट्यूब ऑनलाइन क्लास रॉयल कॉमर्स के जरिए एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बच्चों, ये मैनेजमेंट की दूसरी क्लास होने वाली है। पहले क्लास में हमने मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आपसे गुजारिश है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की क्लास को देख लें ताकि आगे के क्लास आपको अधिक अच्छे से समझ में आ सके। बच्चों, इसी तरह मैं आपको आपके सिलेबस से जुड़ी एक एक टॉपिक्स को क्लियर करवाते जाऊंगी। आप बस मेरे साथ आपके यूट्यूब ऑनलाइन क्लास रॉयल कॉमर्स में बने रहें और मेरे क्लास का वीडियो के लिए आप रॉयल कॉमर्स को सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए चलते हैं आज के नए टॉपिक पर, जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, इसी के कारण मैनेजमेंट एक प्रोसेस के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। मैनेजमेंट को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। मैनेजमेंट प्रबंध एक प्रक्रिया है। क्यों प्रक्रिया है? किस चीज़ की प्रक्रिया है? क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन किया जाता है वो फंक्शन एक के बाद एक किसी भी टॉपिक, किसी भी गोल को अचीव करने में मदद करता है। इसीलिए मैनेजमेंट का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस भी इसीलिए है क्योंकि मैनेजमेंट का फंक्शन हम जितनी अच्छे तरह से फॉलो करते हैं, हमारा मैनेजमेंट उतने ही अच्छा और सुदृढ़ और एक सही रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो बच्चों, हम लोग पहले देख लें कि मैनेजमेंट का मेन रूप से 5 फंक्शन होता है। ऐसे तो कई विद्वानों ने मैनेजमेंट के अलग अलग कई फंक्शनों के बारे में जानकारी दिया है, जैसे कि 1916 में हेनरी फेयोल ने अपने बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के 5 फंक्शन के बारे में बतलाया था, जिसमें उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग के बारे में बतलाया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो लूथर गुलिक ने भी मैनेजमेंट के कई फंक्शंस बतलाए। उन्होंने बतलाया कि मैनेजमेंट के अंदर हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं। तो ये लूथर गुलिक ने भी कई फंक्शंस बतलाए। इस तरह से सभी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट के फंक्शंस को बतलाया। एक फंक्शन हम लोग और देख लें, जॉर्ज आर टेरी, जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है मैनेजमेंट की दुनिया में। उन्होंने मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस के बारे में बतलाया, जिसमें उन्होंने शामिल किया था कि मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग एंड कंट्रोलिंग का काम किया जाता है। लेकिन मेन रूप से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियंस को अगर ध्यान में रखा जाए तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन ये फंक्शन को किसने मूर्त रूप दिया? यानी कि हम लोग आज मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये ओपिनियन किसका था? तो एक एक करके हम लोग ये सारे फंक्शंस के बारे में समझेंगे और ये जानेंगे कि ये 5 फंक्शन यानी कि मैनेजमेंट के जितने सारे जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है, फंक्शंस के बारे में जो जानकारी दी गई है, उस जानकारी को किसने निचोड़ करके ये इन 5 फंक्शंस में प्रस्तुत किया है। तो उससे पहले हम लोग देख लें कि मैनेजमेंट का फंक्शंस को किन लोगों ने डिफाइन किया। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जॉर्ज आर टेरी ने क्या बतलाया? मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग
and controlling to determine and accomplish the object by the use of पीपल एंड रिसोर्सेज। जॉर्ज आर टेरी ने क्या बतलाया कि मैनेजमेंट एक अलग प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। क्यों? क्या कि हम डिटरमाइन कर सके अपने गोल को, बिजनेस के गोल को, जिस चीज़ के लिए हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सके। अब जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी स्किल्ड पीपुल्स हैं, उनका यूज करते हुए जॉर्ज आर टेरी ने बतलाया। तो उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस, उनका ये जो डेफिनेशन है उसमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को काफ़ी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हेनरी फ्योल ने भी मैनेजमेंट के फंक्शन को डिफाइन करते हुए क्या बतलाया कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। यानी कि है हेनरी फ्योल, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ने बतलाया कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट एक फोरकास्टिंग है, एक पूर्वानुमान है, एक प्लान है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ऑल ओवर प्रोग्राम को, कमांड देते हैं किस तरह से काम को करना है और उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और उसके बाद उन सभी के ऊपर कंट्रोलिंग रखते हैं, कंट्रोल करते हैं उन सभी को। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल ने भी अपने डेफिनेशंस में मैनेजमेंट के फंक्शंस को काफ़ी अच्छे ढंग से बतलाया है। उसके बाद सेनेले वेनस ने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस को अपने शब्दों में पिरोते हुए क्या बतलाया कि मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। उन्होंने बतलाया कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम निर्णय ले सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। उन्होंने बतलाया सिंपली कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो डिसीजन लेने का काम करता है, जो कंट्रोल करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के, मैनेजर्स के वर्क को वो कंट्रोल करता है और एक्सप्रेस करता है हमारे पर्पस, हमारे उद्देश्य को, ताकि हम अपने प्री डिसाइडेड गोल, जो हमने गोल डिसाइड किया है, जो उद्देश्य है हमारा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से इन तीनों एक्सपर्ट्स ने मैनेजमेंट के फंक्शंस को अपने अपने शब्दों में पिरोते हुए काफ़ी अच्छे से हमारे सामने मैनेजमेंट के फंक्शंस को प्रस्तुत किया है, रखा है। आइए हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट के एक एक फंक्शंस को उसमें हम लोग किस तरह से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए, मैनेजमेंट का जो 5 फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं वो कुंटज ओडोनेल के द्वारा एक्सप्रेस्ड किया गया है। उन्होंने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने क्या बतलाया, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट के हर एक रूप को, हर एक एक्टिविटीज़ को पिरो दिया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुंटज ओडोनेल ने बतलाया कि मैनेजमेंट का 5 फंक्शन, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स बनता है कि 5 फंक्शंस हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट का, तो वो किनके द्वारा दिया गया है। तो उन्होंने बतलाया कि मैनेजमेंट में 5 फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये शामिल होता है। मैनेजमेंट का ये 5 फंक्शन एक दूसरे के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट होता है ताकि हम अपने गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। यहाँ पर एक एक करके हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में समझेंगे बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में। तो यहाँ देख लीजिए कि प्लानिंग क्या होता है। ये सबसे पहले तो कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लान बनाते हैं। अब प्लान जब कई सारे प्लान एक साथ एक सीक्वेंस में आ जाते हैं तो हम लोग उसको प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है और जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि व्हाट टू डू हम क्या करें, हाउ टू डू कैसे करें, व्हाई टू डू हम क्यों करें, और वेयर टू डू हम ये कहाँ किया जाए, और हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग
प्लानिंग। इस काम को करने के लिए कौन पर्सन उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग एक प्री डिसाइडेड एक गोल है, गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया प्लान है, जिसमें हम लोग एडवांस में ये डिसीजन लेते हैं कि काम को कैसे क्यों किया जाए। इस तरह से कुंटाज ओडोनेल ने प्लानिंग को डिफाइन करते हुए क्या बतलाया कि प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। यानी कि प्लानिंग एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा गैप को फिल करने वाला ब्रिज है जो ये बतलाता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। आज हम बैठे हैं 1 साल पहले, जहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस करेंगे, और हम बिजनेस करने के बाद आफ्टर द 1 ईयर हम अपनी इस गोल को इतना प्रॉफिट जो है, जो हमारा टारगेट है, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो, चाहे वो एक सोशल वेलफेयर के रूप में हो, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए प्लानिंग करते हैं। ये कुंटाज ओडोनेल ने बतलाया। इट मेक इट पॉसिबल फॉर थिंग टू एक्योर विच वुड नॉट और अदरवाइज हैपन। इन्होंने क्या बतलाया कि मैनेजमेंट ये पॉसिबल, इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है जो चीज़ हम पाना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कुछ प्लानिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आता है। इनके डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद क्या निकल के आता है कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी प्लानिंग क्या करता है, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में डायरेक्शन देता है, एक वे बताता है कि आपको किस तरह से अपने फ्यूचर में डिसाइडेड गोल को आप अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि हम फ्यूचर में किसी भी जो गोल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल, उसको अचीव करने के बारे में फोरकास्टिंग करते हैं। तो प्लानिंग के थ्रू अगर हम उस फोरकास्टिंग के ऊपर काम करते हैं तो हमारा रिस्क क्या होता है, हमारा जो जोखिम है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्योंकि प्लानिंग के तहत हम लोग पहले से डिसाइड कर पाते हैं, ये सोच पाते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फ्यूचर में फेस करने वाले होते हैं, और उस प्रॉब्लम के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। प्लानिंग क्या करता है, ये रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, यानी कि ये बेकार की एक्टिविटीज़ को, जिसको हम लोग करके सीखे, इस चीज़ों को अवॉइड करके ये पहले से सोच लेता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, तो हम उसमें पहले से सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग क्या करता है, वो रिड्यूस करता है एक ओवरलैपिंग को, एक वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। तो उसके बाद हम लोग देख लें, प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़। यस, क्योंकि प्लानिंग जो है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, वो पहले से ही ये डिटरमाइन करता है, ये थिंक कर लेता है कि हम जिस वे में आगे बढ़ रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या यानी विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वी फेस इन द फ्यूचर। तो इस चीज़ को वो पहले से समझ लेता है, पहले से उसके बारे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए वो कई इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करता है, जिससे हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकें। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों, प्लानिंग क्या करता है, ये फैसिलिटीज़ देता है किस चीज़ का, डिसीजन मेकिंग का। हमें एक पर्टिकुलर समय पर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर क्या डिसीजन लेना है, इसके लिए प्लानिंग हमें तैयार करता है। प्लानिंग का इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये एक ऐसा टारगेट हमारे स्थानिक ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखता है और उस टारगेट को अचीव करने के बारे में सभी प्लान्स को बनाता है, जिससे क्या होता है कि हम जो हमारे सामने स्टैंडर्ड हमारे सामने जो प्रस्तुत होते हैं, उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और आफ्टर द ऑल वर्क्स, यानी कि जो भी हम लोग प्लानिंग किए, जो प्लान हमने बनाया कि हम लोग किस तरह से उस अपने गोल को अचीव करने के तरफ जाएंगे, उस पूरे प्रोसेस में
क्या कमी रह गई, क्या उस प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है, ये सभी को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधारात्मक कार्रवाई कंट्रोलिंग के माध्यम से करना आसान बनाता है। तो इस तरह से प्लानिंग का महत्व हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा है। प्लानिंग का फीचर्स देख लेते हैं। प्लानिंग जो फोकस करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि ये पहला फंक्शन है, यानी कि पहले हम लोग प्लानिंग ही करते हैं। ये एक प्रिवेसिव फंक्शन है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के शुरू से अंत तक के एक्टिविटीज़ के बारे में प्लान बनाते हैं, यानी कि एक व्यापक प्रक्रिया है। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जिसमें प्लानिंग हम लोग स्टार्टिंग से ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए प्लानिंग करते हैं। उसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको दूर करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर्स के लिए किया जाता है, ये फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। प्लानिंग को अगर देखा जाए तो प्लानिंग के अंदर इन डिसीजंस मेकिंग शामिल होता है, यानी कि बिजनेस के अंदर जो डिसीजंस हम लोग लेते हैं उसके बारे में हमको पावर प्लानिंग के थ्रू ही मिलता है। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। इस तरह से जो बिजनेस का जो पहला फंक्शन प्लानिंग है उसका ये सब विशेषताएं हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो हम लोग इस पॉइंट्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग उसको लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन शॉर्ट में अगर समझना है तो आप ये टॉपिक्स को ध्यान में रखेंगे। ये जो टॉपिक है इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इजीली आपका लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, राइट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो हम लोग एक सिंपली इस पूरे स्लाइड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लानिंग, राइट इट्स फीचर्स, राइट इट्स फंक्शन, राइट इट्स प्रोसेस, तो हम लोग ये सारे पॉइंट्स को डील करके लिखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, प्लानिंग जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, यानी कि उसका प्रोसेस क्या है। तो प्लानिंग का प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, हम और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए हैं उसको किस चीज़ को पाने के लिए, हमारा गोल क्या है वो पहले डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम डेवलप करते हैं कि हमारे पास उस प्लान को फ्यूचर में अचीव करने के लिए हमारे पास किस तरह का आइडियाज़ है, किस तरह का रिसोर्सेस है जिसके थ्रू हम लोग अपने फ्यूचर के प्लान को अचीव कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, यानी फ्यूचर में हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने हैं इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एंड प्लानिंग में उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हमारे पास विकल्प क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है। उसके बाद हम लोग उस विकल्प के साथ में सभी का हम लोग इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि कौन सा विकल्प हमारे सिचुएशंस के लिए सही बैठ रहा है, हमारे सिचुएशंस में वो विकल्प जो है वो कितना सटीक बैठ रहा है, उस किस विकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो बेस्ट सबसे अच्छा जो विकल्प है, जो हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है, उसको सेलेक्ट करते हैं, यानी कि उसके वो निर्णय लेते हैं कि ये अल्टरनेटिव्स को हम लोग अपने आगे के फ्यूचर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो
उसके बाद क्या करते हैं, जो हमने सेलेक्ट किया, जो प्लान हमने बनाया, जो अल्टरनेटिव, जो विकल्प को हमने चूज़ किया, उस विकल्प को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उस पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फॉलो अप एक्शन, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड किया है, उनको पाने के लिए हमारे पास जो भी एक्शन है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, उस एक्शन पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है, जिसमें क्या किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू फंक्शन एंड सब फंक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ के तहत क्या करते हैं, जितने भी तरह जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए जितने भी वर्क हैं, उन वर्क को अलग अलग पार्ट में अलग अलग नेचर के बेस पे क्या करते हैं, बांट देते हैं, और उनके अंदर कुछ सब फंक्शंस को भी डाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटीज़, जितने भी काम हमको अपने गोल को अचीव करने के लिए करनी है, उन सभी को हम लोग अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, ताकि उसका एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए हम अपने काम को, अपना जो गोल है उसको अचीव करने के तरफ आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर हम लोग ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़, पावर ऑफ ईच एम्प्लॉइज़ ऑफ ग्रुप्स, ये सभी चीज़ों के बारे में एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, ताकि हमारा जो गोल है, जो हमने प्लान बनाया, उसके तहत जो हम उस प्लान को जो फंक्शनल रूप देने वाले हैं, उसको हम काफ़ी अच्छे ढंग से लेकर आगे बढ़ सकें। इसको परिभाषित करते हुए लुइस ए एलन ने क्या बतलाया कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है एंड ग्रुपिंग करता है ऑफ द वर्क ऑफ टू बी परफॉर्म्ड। ये क्या करता है, जो काम हम करने वाले हैं उस वर्क को वो पहले क्लासिफाई करता है, ग्रुप में बांटता है, और उस परफॉर्मेंस जो एक्टिविटीज़ हम लोग करने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, वो डिफाइनिंग करता है, वो डेलीगेशन करता है। डेलीगेशन हम डेलीगेटिंग चैप्टर्स में ये चीज़ को बतलाएंगे। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लें। जब कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेटर को कुछ अपने अंडर में जो काम है उसको वो सुपुर्द करता है, तो ये एक्टिविटीज़ डेलीगेशन कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग डेलीगेशन करते हैं अथॉरिटीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और उसके बाद एक इस्टेब्लिशिंग करते हैं रिलेशनशिप। किस चीज़ का के ऊपर, तो जो भी पर्पज़ है हमारा, उन पर्पज़ को प्राप्त करने के लिए, ताकि हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने मैनेजमेंट से प्राप्त कर सके। ऑर्गेनाइजिंग का अगर हम लोग इम्पोर्टेंस देखते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत अच्छे ढंग से, यानी कि जितने भी तरह के वर्क हम लोग शामिल करेंगे उसका स्पेशलाइजेशन प्राप्त करने के लिए, उसका विशिष्टीकरण के तरफ को प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग काम करता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के रूप में हो, चाहे वो फिजिकल गुड्स के रूप में हो, रिसोर्सेज के रूप में, उन सभी का अधिकतम उपयोग को संभव बनाता है। ये एक एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को लागू करने में मदद करता है। ये बिजनेस के ग्रोथ को अचीव करने में मदद करता है। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बनाने का प्रयास करता है। इससे एक न्यू चेंज बिजनेस के अंदर क्रिएट किया जा सकता है, जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग हम लोग करते कैसे हैं, तो इस सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला काम क्या होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना। उसके बाद डिपार्टमेंटेशन करना, यानी कि उनको अलग अलग विभाग के तहत में रखना। उसके बाद लिंक उन सभी विभागों के बीच में क्या करते हैं, एक
कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। उसके बाद असाइन करते हैं ड्यूटीज़ कौन से विभाग के अंदर कौन सी ड्यूटीज़ होगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं हियरार्किकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि कौन उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, उसके अंडर कौन से सबऑर्डिनेटर्स काम करेंगे। इस तरह हम लोग अपने थर्ड फंक्शंस के तहत आते हैं मैनेजमेंट के, जो है स्टाफिंग। स्टाफिंग के तहत हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए कौन से पर्सन, किस तरह के स्किल्ड पर्सन्स हमें चाहिए ताकि हम अपने गोल आसानी से अचीव कर सकें। क्योंकि बच्चों यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि मैनेजमेंट का ये पांचों फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टाफिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि स्टाफिंग में हम सेलेक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन स्किल्ड पर्सन्स को जो हमें जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल तक पहुंचने में मदद करता है। क्योंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है कि एक स्किल्ड पर्सन, एक वैसा पर्सन जिसको काफ़ी अच्छा नॉलेज रखता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट्स के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन एसेट्स को जनरेट करने का काम करते हैं। तो इस स्टाफिंग को परिभाषित करते हुए मैकफर्लैंड ने क्या डेफिनेशन दिया है, तो उन्होंने बतलाया है कि स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द रिक्रूटमेंट, यानी कि यहाँ पर ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग एक ह्यूमन बींग्स का रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं, जिसमें जितने भी वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम करने वाले हों, टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर, बॉटम लेवल पर, तो उनका रिक्वायरमेंट क्या होगा, उस रिक्वायरमेंट का प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उनके अंदर क्वालिटी हम कैसे डाल सकते हैं। पहले से तो वो स्किल्ड है, लेकिन वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो समर्पित हों, इस चीज़ के लिए उनका जो गुण है, उनका जो अंदर जो स्पेशलिटीज़ है, उस स्पेशलिटीज़ का फ़ायदा हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले सकें। तो ये सारा एक्टिविटीज़, सारा फंक्शन स्टाफिंग के अंदर आता है। तो स्टाफिंग का कुछ हम लोग इंपॉर्टेंस देख लें बच्चों। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, स्टाफिंग क्या करता है, फीलिंग करता है ऑर्गेनाइजेशनल ओपोजिशंस में, ऑर्गेनाइजेशन पोजीशंस को, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन को फिल करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी तरह के पोस्ट डिसाइड किए जाते हैं, उन पोस्ट पर हम स्किल्ड पर्सन्स को पुट करते हैं। ये डेवलप करता है कॉम्पिटेंस टू चैलेंजेस को, यानी कि जितने भी जो हमारा गोल है, उस गोल को अचीव करना हमारे लिए एक चैलेंज है, जिसमें अगर सभी वर्कर्स चाहे टॉप लेवल से लेकर के बॉटम लेवल तक अगर सही वे में काम करते हैं, तो हम अपने गोल को, यानी कि उस चैलेंज को हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात होती है कि हमारे पास स्किल्ड पर्सन नहीं है, हमारे पास उस क्वालिटी के वर्कर्स नहीं है जो इतने बड़े टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुली अपना रोल अदा कर सके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही डिलाइंड पोजीशन हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स को भरने की बात सोचते हैं। ये रिटेनिंग करता है पर्सनल प्रोफेशनलिज्म को। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये ऑप्टिमम यूटिलाइज के बारे में पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज का, उनके स्किल का किस तरह से अधिकतम उपयोग कर सकें। तो स्टाफिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टाफिंग के अंदर कई प्रोसेस शामिल होते हैं, यानी कि स्टाफिंग को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एनालाइजिंग करना पड़ता है मेन पावर्स रिक्वायरमेंट का, हमें किस तरह के वर्कर्स की ज़रूरत है और किस स्किल्ड के वर्कर्स की हमारे में ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है। तो इस चीज़ का पहले वो ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर उसके लिए उसका रिक्वायरमेंट करता है, यानी कि उनको अब उन एप्लीकेंट्स पर्सन्स को अपने यहाँ पर इनवाइट करता है, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप शामिल हो, इस चीज़ के लिए
वो अपॉइंट करता है। उसके बाद क्या करता है, सिलेक्शन, यानी कि उन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन पर्सन ज़्यादा सूटेबल हैं, ज़्यादा यूज़फुल हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उन पर्सन्स को सिलेक्ट करता है। तो ये सेकंड आपका स्टाफिंग का सेकंड प्रोसेस हुआ। उसके बाद उनको प्लेसमेंट देता है, यानी कि सही जगह पर सही पर्सन्स को रखना। जैसे कि अगर बात करें कि हम अगर किसी मार्केटिंग मैनेजर्स को अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम उनका सिलेक्शन कर लिए, लेकिन मार्केटिंग मैनेजर हैं और उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिए, तो वो काम तो करेंगे लेकिन वो उस स्किल्ड के साथ, उस स्पेशलाइजेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्लेसमेंट किया जाता है वर्कर्स को, यानी कि जिस लायक वो हैं उस पोस्ट पर उनको रखा जाता है। उसके बाद उनको उनके ही वर्क के तहत ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। और स्टाफिंग का लास्ट जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि उनके ऑल ओवर एक्टिविटीज़ को, सारे परफॉर्मेंस को एक ओवरव्यू किया करते रहना कि ताकि वो काम को सही ढंग से करें, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल उनका किया जाता है ताकि वो काम को किस ढंग से कर रहे हैं, इस चीज़ों को देखा जाता है। आइए हम लोग आते हैं इसके फंक्शन के फोर्थ टॉपिक्स पर, जो है डायरेक्टिंग। हमने क्या किया, प्लानिंग कर लिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, हमने कई डिपार्टमेंट्स बना लिए ताकि वहाँ पर वर्कर्स को रखा जा सके। हमने वर्कर्स भी रख लिए स्टाफिंग में। अब क्या है, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग उन वर्कर्स को एक डायरेक्शन देना ताकि वो अपने काम को सही ढंग से कर सके। तो डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं या फिर हम लोग उसको लीड कर रहे हैं। अगर कहा जाए डायरेक्शन का मतलब है कि हम उनको एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आपको किस सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो करना है, आप किस तरह से अपने काम को ले करके आगे बढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टिंग का मतलब केवल इतना होता है, ये नहीं होता कि हर वक्त सुपीरियर के थ्रू अपने सबऑर्डिनेटर के ऊपर नज़र रखें, उनको डांटते रहें, उनको फटकारते रहें, उनको एक तरह से उनको एक ओवरव्यू करते रहें, बिल्कुल नहीं। और डायरेक्शन का मतलब होता है कि उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आपको इस वे से आगे बढ़ना है और आप अपने फील्ड में बेस्ट करो। तो एक कॉमन ओवरव्यू रखा जाता है उनके ऊपर कि आप अपने काम को इस वे में ही आगे लेकर के चल सकते हो। इसको न्यूमैन ने डिफाइन करते हुए क्या बताया कि एक्टिविटी डील्स विद द स्टेप अ मैनेजर टेक टू गेट सबऑर्डिनेट एंड अदर टू कैरी आउट प्लान। यानी कि ये क्या है, एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें एक मैनेजर जो है, ये मैनेजर का एक वर्क होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेटर्स को अपने बिजनेस के प्लान को किस तरह से लेकर के आगे बढ़े। डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, ये हमारे गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कई डिफरेंट माइंड्स के पर्सन जो है वो हैं, उनको हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आया, स्टाफिंग किया, उनको अपने रिक्रूट किया, सेलेक्ट किया। लेकिन उन सभी के पास स्किल है, लेकिन उन स्किल को अपने गोल की तरफ लेकर के आगे बढ़ना ही मैनेजमेंट का सबसे पहला गोल होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन्स हैं वो सभी एक ही वे में आगे बढ़ें, ये मैनेजमेंट का सबसे पहला उद्देश्य है। तो वो इसलिए डायरेक्टिंग के अंदर किया जाता है कि वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उस गोल को अचीव करने के लिए हम एक्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके लिए एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्शन क्या करता है, और हमारे सबऑर्डिनेटर, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके कैपेसिटीज़ के आधार पर उनको काम प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन के थ्रू हम इनिशियल टू कीप द एलिमेंट्स, यानी कि कई चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सुपरविजन्स, मोटिवेशन, लीडरशिप,
कम्युनिकेशन इफेक्टिव, ये सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव करने का काम डायरेक्टिंग का है। ये क्या करता है, इंश्योर करता है एवरी एम्प्लॉइज़ के वर्क को, ताकि किस बेस पर, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ये क्या करता है, कॉपिंग अप विद द चेंज टू द ऑर्गेनाइजेशन टू पॉसिबल थ्रू इफेक्टिव डायरेक्शन, यानी कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, उनको एक इफेक्टिव डायरेक्शन के थ्रू आगे बढ़ाता है, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। यानी कि कुल मिला करके अगर कहा जाए तो डायरेक्टिंग का काम जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल हैं, उनके थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के थ्रू आगे बढ़ना, ताकि अपने गोल को अचीव कर सके। ये कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, जिसके तहत क्या किया जाता है कि जितने भी तरह की एक्टिविटीज़ हमने किया, जितनी भी तरह की हमने प्लानिंग किया, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो भी एक्टिविटीज़ किया, उस एक्टिविटीज़ को ऑल ओवर प्लानिंग से लेकर के डायरेक्टिंग तक के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम और कंट्रोलिंग का होता है। ये क्या करता है, ये देखता है कि जो स्टैंडर्ड हमने प्लानिंग में डिसाइड किया है, प्लानिंग के थ्रू हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया, उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए, उस प्लान को अचीव करने के लिए हम जिस भी तरह की एक्टिविटीज़ हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किया है, वो सभी एक्टिविटीज़ हमारे प्लान के तहत हुआ है या नहीं। यानी कि वो ये देखने का प्रयास करता है, कंट्रोलिंग के थ्रू एक मैनेजर ये देखने का प्रयास करता है कि हमारा एक्टिविटीज़ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें क्या वेरिएंस आया, क्या विचलांक आया, उस विचलांक को, उस वेरिएंस को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इट इज़ द प्रोसेस दैट इंश्योर वेदर द रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड एंड यूज इफिशिएंटली इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि क्या कहा जाए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने रिसोर्स का हम लोग यूज़ करते हुए अपने गोल को अचीव करते हैं। तो ये सारा काम सही ढंग से हुआ है या नहीं। टेरी ने इसके बारे में क्या बताया, टेरी एंड फ्रैंकलिन ने क्या बताया इसके बारे में कि कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग एकम्प्लिश्ड, दैट इज इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। उन्होंने क्या बतलाया सिंपली ये में कि प्लानिंग क्या करता है, ये इवेल्युएट करता है, ये मूल्यांकन करता है किस चीज़ का, तो परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करता है कि जो भी हमने काम किया वो सही ढंग से हुआ या नहीं, हमारे इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी वे में हुआ या नहीं। इस चीज़ को कंट्रोलिंग पॉसिबल बनाता है। इफ़ नेसेसरी ये क्या करता है, applying corrective measures so that performance take place according to plan। ये प्लान के अकॉर्डिंग देखता है कि हमने जो प्लान बनाया, यानी प्लान के अकॉर्डिंग हम जो हमारा जो परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्टिविटीज़ है, वो प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो सिंपली अगर वर्ड में कहा जाए तो कंट्रोलिंग ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को देखता है कि वो यहाँ पर काम किस ढंग से हुआ है, हमारे गोल को अचीव करने के लिए जो भी हमने एक्टिविटीज़ किया है वो सही वे में हुआ है या नहीं, यानी कि कहाँ कमी रह गई, इस चीज़ को फाइंड आउट करने का प्रयास करता है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैनेजमेंट के फंक्शंस को हमने देखा। मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, इस फंक्शन में मेन रूप से जितने जो 5 फंक्शन शामिल हैं, जिसके कारण मैनेजमेंट को एक प्रोसेस के रूप में जाना जाता है, वो उन सभी बातों को हमने शॉर्ट में और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में मैंने बताने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। आपको अपने आगे के क्लास के वीडियो को पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अधिक से अधिक लाइक करना होगा, ताकि
आगे के क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो सके। तो बच्चों, आज का ये क्लास कैसा लगा? मैंने बहुत ही जल्दी में, क्योंकि टाइम को भी यहाँ बहुत ही मैनेज करके चलना पड़ता है, तो मैंने आपके लोगों के सामने मैनेजमेंट के फंक्शन को रखने का प्रयास किया है। आप मेरे साथ हमेशा इस चैनल के माध्यम से बने रहें। ओके, थैंक यू सो मच।